इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आज हम लोगों ने मेरा बेटा स्टार्ट करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, सबसे पहले तो उसके ऊपर बात करेंगे। फ्लक्स किसे कहते हैं उसका बात करूंगा, उसके बाद मेरी जान हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट अपने टॉपिक के ऊपर। बहुत आसान टॉपिक है लेकिन आज का टॉपिक इससे रेलिवेंट, सारे टॉपिक को एक दूसरे से रिलेट करेगा, इसलिए आज के टॉपिक को समझना बहुत जरूरी होगा। मेरा बेटा ध्यान से कंसंट्रेट करके पहले आज के लेक्चर को गौर से सुनिएगा। सो मेरी जान, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स किसे कहते हैं पहले इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं। फ्लक्स कहते हैं मेरा बेटा आपके पास फ्लो को, जैसे कि अगर एयर फ्लक्स करूं तो हवा का फ्लो। इसी तरह मेरा बेटा हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लो क्या चीज होती है उसके ऊपर मेरी जान हम बात करते हैं। मेरे बेटे फ्लो कह दिया, आप इसको फर्ज करें एक फ्लूइड समझ लेते हैं और उसके फ्लो को देखते हैं। मेरा बेटा सबसे पहले मैं इसकी आसान सी डेफिनेशन लिखता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, number of electric field lines passing through a certain area, passing through an area number of electric field lines passing through an area held perpendicular to the electric field। जब उस एरिया को रखा जाता है held perpendicular to the electric field। अब मैं जब इसको एक्सप्लेन करूंगा तब जाके आपको इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सपोज करें कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको गुजरती हुई नजर आ रही हैं। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहां पे कोई सर्टेन एलिमेंट एरिया है। अगर उस एलिमेंट एरिया से जो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, ये मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये मेरे पास एरिया है, ये एरिया परपेंडिकुलर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रहा है। फर्ज करें, मैं सिर्फ ऐसी बात जनरल बात कर रहा हूं कि अगर मेरे पास इस एरिया में से दो लाइनें गुजर रही हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 2। अगर इसमें से 3 लाइनें गुजर रही होती तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a certain element area is called electric flux, number of electric field lines passing through a certain element area is known as electric flux। इसको मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेरे बेटे रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रीक लेटर फाई से, इसके साथ हम ई लिख देते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक को। ये मेरा बेटा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया का। इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया क्या चीज है इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मैं सिर्फ इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। डॉट प्रोडक्ट जब ओपन होता है आपको पता है मेरा बेटा ये आता है ई ए कॉस थीटा। और अगर इसके मैं यूनिट की बात करूं, आपको बड़े अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फोर्स पर यूनिट चार्ज न्यूटन पर कूलम होता है। और अगर मैं एरिया की यूनिट की बात करूं तो वो मीटर स्क्वायर होता है, और अगर एरिया की यूनिट की बात की जाए तो वो मीटर स्क्वायर होता है। तो यूनिट बन गया इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसके अलावा मेरा बेटा आप लोगों ने यह बात भी पढ़ी थी, हम लोगों ने कहा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दूसरा यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है। ई का जैसे यूनिट न्यूटन पर कूलम है, एक वोल्ट पर मीटर भी होता है, जिसके बाद आने वाले जो टॉपिक्स है उसके अंदर हम देखेंगे। अगर इनकेस मैं ई की जगह पे वोल्ट पर मीटर लिख देता हूं इनटू मीटर स्क्वायर, तो इस लिहाज से
वोल्ट मीटर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट बनता है। दो यूनिट मेरे सामने आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, वोल्ट मीटर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सबसे पहले मेरा बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मैंने इसकी डेफिनेशन कर दी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग certain element area is known as electric flux. Number of field lines passing through a certain element area, एक खास स्पेसिफिक एरिया में से जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उस नंबर को, उस मैग्नीट्यूड को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब मेरा बेटा मैंने आपको इसके यूनिट्स भी बता दिए, वोल्ट मीटर भी इसका यूनिट है और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी इसका यूनिट है। अब मेरा बेटा बात होती है अगली स्टोरी की। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की जो चैट है उसको एनेबल करने के बाद ये पूछूंगा कि यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। फिर मेरा बेटा मैं एरिया और वेक्टर एरिया की बात करूंगा, एरिया और वेक्टर एरिया की बात होगी मेरा बेटा। किसी भी एरिया की डायरेक्शन को, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट समझ में आ गया तो समझे आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। किसी भी एरिया की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए उसके ऊपर 90 डिग्री के, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो वेक्टर एरिया होती है। जैसे कि मेरे पास ये एक सरफेस एरिया था, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने 90 की जो लाइन लगाई, मेरे पास ये इसका वेक्टर एरिया आ गई। जिस तरह मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड है, इसके ऊपर ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, इस एरिया की डायरेक्शन को। ये परपेंडिकुलर लाइन मेरे पास वेक्टर एरिया कहलाएगी। सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास वेक्टर एरिया कहलाती है, हमारे पास वेक्टर एरिया कहलाती है, हमारे पास वेक्टर एरिया कहलाती है। हमें यहां पे तीन केसेस डिस्कस करने हैं मेरा बेटा, कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, फ्लक्स मिनिमम कब होगा और फ्लक्स जीरो कब होगा, या फिर इन बिटवीन जो वैल्यूज आती है। जी मेरे बेटे यहां तक क्लियर है? चलिए मैं इसको रेस करने जा रहा हूं और वेक्टर एरिया चलिए गुड है मेरा बेटा, अगर यहां तक क्लियर है तो नेक्स्ट बात करते हैं। फिर उसके बाद मैं आप लोगों से आके दोबारा क्वेश्चन पूछ लूंगा। किसी भी एरिया के नॉर्मल जो लाइन 90 डिग्री पे जो लाइन ली जाती है, जैसे मैंने एग्जांपल दी, ये आपका व्हाइट बोर्ड है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन होगी, तो ये लाइन इसका वेक्टर एरिया है। एरिया का वेक्टर एरिया उसका परपेंडिकुलर होता है, एरिया का वेक्टर एरिया उसका परपेंडिकुलर होता है मेरा बेटा। अगेन अब मेरे बच्चे, जैसे कि कोई इस तरह की शीट पड़ी हुई है, हॉरिजॉन्टल वे में उसका वेक्टर एरिया अगर रिप्रेजेंट करना हो, ये एरिया है और इस एरिया पे वेक्टर एरिया रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ये वेक्टर एरिया है, ये एरो, ये लाइन आपके पास वेक्टर एरिया है। इसी तरह कुछ इस शेप में भी हो सकता है। ये मेरा बेटा यहां से अगर ये आपके पास वेक्टर एरिया है या ये आपके पास सरफेस एरिया है और इसका अगर आप वेक्टर एरिया ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये परपेंडिकुलर लाइन इसके वेक्टर एरिया को रिप्रेजेंट करेगी, ये परपेंडिकुलर लाइन इस केस में इसके वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आपके पास शेप में कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई बुक होती है मेरा बेटा, बुक को अगर आप हॉरिजॉन्टल वे में लेके आए, वर्टिकल वे में ऐसे, तो फिर ये लाइन इसका क्या कहलाएगी, वेक्टर एरिया। इसी तरह मेरा बेटा अगर आपके पास कोई भी लाइन जो कि ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, कुछ इस तरह से आ रही हो, ऐसे आ रही हो बिल्कुल टेढ़ी सी करके, तो यहां पे भी अगर एक 90 डिग्री की लाइन लगा दी जाए तो ये इसके वेक्टर एरिया को रिप्रेजेंट करिए। हर एरिया, कोई भी एरिया हो, हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, उस पे 90 डिग्री की लाइन उसका वेक्टर एरिया कहलाती है, उस पे 90 डिग्री की लाइन उसका वेक्टर एरिया कहलाती है, उस पे 90 डिग्री की लाइन उसका वेक्टर एरिया कहलाती है, उस पे 90 डिग्री की लाइन उसका वेक्टर एरिया कहलाती है, उस पे 90 डिग्री की लाइन उसका वेक्टर एरिया कहलाती है। अब मेरा बेटा हमने यहां पे तीन केसेस को डिस्कस करना है कि
आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा और आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो कब होगा। मैक्सिमम फ्लक्स, मिनिमम फ्लक्स एंड एनी सर्टेन फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा। मेरी जान, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। आपकी बुक पे भी 3 केसेस डिस्कस किए गए। फर्स्ट करो, मैं ये वाली लाइन लेता हूं, यहां पे देखिए मेरा बेटा, ये आपके पास एक सरफेस एरिया है जो कि परपेंडिकुलर सरफेस एरिया है, और यहां से ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होना चाह रही हैं। तो मेरा बेटा अगर आप गौर करें, मैं अगर इसी एरिया का वेक्टर एरिया ड्रॉ करना चाहूं, तो इस पॉइंट को देखिए, मैं इसी डायग्राम को देख रहा हूं, तो इसका वेक्टर एरिया क्या होगा, ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस डायरेक्शन में। यहां पे एक बात काबिले गौर है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखता हूं, E डॉट ए, ये बन रहा है EA cos थीटा। वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान ये दोनों पैरेलल आ रही हैं, ये रेस की डायरेक्शन और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी है। ए और ई पैरेलल हैं, तो इनके दरमियान अगर थीटा की वैल्यू देखोगे तो वो क्या आ रही है मेरा बेटा, आपके पास 0 डिग्री। वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान, ये एरो वाले वेक्टर एरिया की बात कर रहा हूं। सरफेस एरिया तो परपेंडिकुलर है ना, वेक्टर एरिया क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। क्योंकि आपको यह बात पता होनी चाहिए कि अगर सरफेस एरिया परपेंडिकुलर है तो उस वक्त वेक्टर एरिया और ई एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो दोनों केसेस के लिहाज से आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम आएगा। सरफेस एरिया परपेंडिकुलर रखे, मैक्सिमम लाइन पास हो रही है, इसी सरफेस एरिया का जो वेक्टर एरिया वो ये लाइन बनती है मेरे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे जा रही है और वेक्टर एरिया के लिहाज से देखिए जाए, एंगल 0 डिग्री आ रहा है। जब आप यहां पे 0 डिग्री एंगल पुट करेंगे तो EA cos 0 1 आएगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा जब आप देखते हो कि वेक्टर एरिया A और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। इलेक्ट्रिक फील्ड E और वेक्टर एरिया A जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल आते हैं, उनके दरमियान एंगल 0 आता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं जब बात की जाती है सरफेस एरिया की। मेरी जान, ये सरफेस एरिया है। जब सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो, वेक्टर एरिया उस वक्त उनके पैरेलल होता है। 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 यह चीज याद रखी। वेक्टर एरिया, सरफेस एरिया जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सरफेस एरिया, सिंपल एक ही बात कर रहा हूं, जब परपेंडिकुलर हो उसी वक्त वेक्टर एरिया और ई दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो क्यों? क्योंकि वेक्टर एरिया सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है उसमें वेक्टर एरिया है, नॉट द सरफेस एरिया। उसमें वेक्टर एरिया है, नॉट द सरफेस एरिया। इस पॉइंट को अपने जहन नशीन कर लीजिएगा। अब मेरी जान, ये तो मैंने फर्स्ट केस डिस्कस किया जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम आएगा। मिनिमम कब आएगा देख लेते हैं, जब लाइन पास ही नहीं होंगी। मिनिमम फ्लक्स लाइंस जब किसी मीडियम में से, किसी आपके पास स्पेसिफिक एरिया में से पास नहीं हो रही, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। जैसे कि ये आपके पास मेरा बेटा अब इसके ऊपर से गुजर रही है। जैसे कि मैं ये बात करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जा रही हैं और ये बुक, ये दोनों एक दूसरे के सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब वेक्टर एरिया देखो तो क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। ये सरफेस एरिया, इसका वेक्टर एरिया क्या होगा मेरा बेटा, ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ये। अब देखने से भी पता चल रहा है कि इसमें से लाइन पास नहीं हो रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और ई और ए के लिहाज से देखा जाए, ये वेक्टर एरिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो वेक्टर एरिया ये है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया ए के दरमियान एंगल आपके पास 90
कब आता है? जब मेरा बेटा आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस एरिया, नॉट द वेक्टर, सरफेस एरिया के क्या रखी हो? पैरेलल हो। तो वेक्टर एरिया तो नॉर्मल होता है टू द सरफेस एरिया। तो मेरा बेटा ये दोनों सरफेस और नॉर्मल कंफ्यूज नहीं होना मेरा बेटा। आपका फॉर्मूला वेक्टर एरिया के लिहाज से तो खुद देखो, जब मेरा बेटा इस शेप में रखा तो कोई लाइन पास नहीं हो रही, हमने एंगल देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दोनों एंगल 90 डिग्री आ रहा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देखी E A cos 90, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया मेरा बेटा? 0 आ गया। ये हमारे पास मिनिमम फ्लक्स है, ये हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स है। दोनों केसेस को हमने डिस्कस कर लिया कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा। आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। अब थर्ड केस मैंने ये कहा था कि फर्ज करें कोई भी एरिया आ जाता है, जैसे कि ये है, ये ना तो पैरेलल है ना तो परपेंडिकुलर है, तो सिंपली हम क्या करते होते हैं कि इस तरह के वेक्टर एरिया में फर्ज करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल ये चीज डिफाइन करेगा मेरा बेटा कि हमारे पास क्या एंगल बनेगा। फर्ज करें इसका फॉर्मूला बनेगा E A cos थीटा। तो E और A के दरमियान बनने वाला एंगल एक्चुअली डिफाइन करेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना कम या कितना ज्यादा होगा। जब ना तो ये 0 पे हो ना ही ये 90 पे हो, तो फिर एंगल बताता है। यहां पे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है मेरा बेटा, मैंने A का प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है जो A cos थीटा के इक्वल होता है कि जब आपके पास वेक्टर इस फॉर्म में आ रहा हो, नॉट पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, तो आप उसका अफेक्टिव कंपोनेंट देखते हो। अफेक्टिव कंपोनेंट क्या है जिसके लिहाज से हम बात करें, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और E और A के दरमियान की बात की जा रही हो, तो ये एरिया, इस एरिया को देखना, तो A cos थीटा आ गया। तो मेरा बेटा ये 3 केसेस थे। अब मेरी जान मैं आप लोगों की चैट को एनेबल करने के बाद आपके सवालात के जवाब दूंगा, आपको जो कन्फ्यूजन पूछेगा। लेकिन इस दफ़ा इस पे जाने से पहले मैं एक दफ़ा ज़रूर रिवाइज करूंगा। ये सरफेस एरिया, जैसे कि ये सरफेस है, इसके ऊपर अगर वेक्टर एरिया देखूं तो मेरे पास ये बनता है, ठीक है मेरा बेटा। अब इसको मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो मैंने यहाँ पे ये लाइन लगा दी, ठीक है मेरा बेटा। अब ये देखना है कि फ्लक्स मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है। हमारे पास फार्मूले में E.A है, मतलब वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें वेक्टर एरिया और E के दरमियान एंगल देखना है। cos थीटा में जब 0 आए तो एंगल जो आंसर है वो मैक्सिमम आता है। वो कब 0 आ सकता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये आपके पास सरफेस एरिया है। इसका जब मैंने वेक्टर एरिया ड्रॉ किया तो ये आया। अब ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रहे, चाहे एक लाइन पीछे क्यों ना हो, दोनों पैरेलल है, एंगल 0 है, तो फ्लक्स मैक्सिमम आ गया। जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आए तो फ्लक्स मिनिमम आ गया। और कब आता है परपेंडिकुलर? जब सरफेस एरिया पैरेलल हो, जब इसके ऊपर में से लाइन गुजर जाएंगी, इसके बीच में से नहीं गुजरी, जब तक इसको एंटर को इसको क्रॉस नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू तब तक 0 होगी। जी मेरे बेटे, आप जिन लोगों को क्लियर हो गया तो मेरे बेटे मुझे बता दें। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को मेरा बेटा यहां तक किसी किस्म का कोई इश्यू ना रहे। जी मेरे बेटे, मैंने आप लोगों की चैट को दोबारा से एनेबल किया है। कोई क्वेश्चन है तो मेरा बेटा पूछ लें, अगर क्लियर हो गया। थर्ड वाला समझा दे मेरा बेटा। थर्ड ये है कि जब आपके पास, मैंने कहा ये इस तरह की डायरेक्शन में वेक्टर एरिया है, ठीक है, ये नॉट पैरेलल, ना तो 0 पे है ना 90 पे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में से पास हो रही हैं। तो देखो बेटा, हमने ये चीज देखना है अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एरिया क्या होगा। तो हम उस जैसे फोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते थे, ये ए वाई होगा, ये ए एक्स होगा। ये तो इफेक्टिव कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें से एरिया में से, इस एरिया में से तो कभी भी लाइन नहीं गुजरेगी। कौन सी फोर्स, जो कौन सा एरिया है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ई के साथ, वो ये वाला हिस्सा है। तो मेरा बेटा फिर ए एक्स किसके कुल होता है? ए कॉस थीटा के। तो फार्मूला बनेगा ई ए कॉस थीटा, और इनके दरमियान बनने वाला एंगल डिफाइन करेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या है। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द वेक्टर एरिया अमार। उसके बाद मेरे बेटे अभी हमारे पास जब इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे, वहां पे जाके हमारे पास इसके मोस्टली अगेन दूसरे फैक्टर्स की भी मेरा बेटा बात होगी।
सर जब सरफेस में से गुजरेंगे तो जीरो नहीं मेरा बेटा, जब सरफेस में से गुजरेंगी, हमने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग, ये सरफेस है, अगर इसमें से लाइन पास हो रही है तो ये अंडरस्टूड है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये सरफेस एरिया है। इसी सरफेस एरिया पे मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम है जब ये परपेंडिकुलर थी। अब वेक्टर एरिया इस केस में क्या होगा, वेक्टर एरिया इस सरफेस एरिया का परपेंडिकुलर होता है, वो ये होगा, ये एक सीधी लाइन, इसकी ये सीधी लाइन परपेंडिकुलर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिहाज से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिहाज से और वेक्टर एरिया दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ गए, सरफेस एरिया के लिहाज से दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए। सरफेस एरिया के लिहाज से देखूं तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्सिमम आएगा, जब परपेंडिकुलर होंगे। वेक्टर एरिया के लिहाज से देखूं कब मैक्सिमम आएगा, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो हमारे पास मेरा बेटा एक स्केलर क्वांटिटी आती है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव अ स्केलर क्वांटिटी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं स्पेसिफिक एरिया में। नंबर ऑफ फील्ड लाइन मिनिमम, जब मेरा बेटा मिनिमम का मतलब जब फ्लक्स जीरो होगा, कब जीरो होगा, ये आपके पास सरफेस एरिया है। आप इसके ऊपर से देखो 3D शेप में यहां पे नहीं ड्रॉ कर सकता तो मैं आपको बुक से दिखा रहा हूं। फर्ज करें ये आपके पास सरफेस एरिया है, अगर इसके ऊपर में से लाइन गुजर जाएंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा, जीरो होगी। जी टेस्ट है नेहा बेटा, यहां तक मेरे बच्चे क्लियर है तो काइंडली मुझे बता दें। जी मेरा बेटा ओरिएंटेशन का मतलब एंगल ही होता है मेरा बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट, कितनी लाइंस पास हो रही हैं, कितनी लाइंस पास होंगी तो हमें ये बताएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ई मेरा बेटा, मेरे ख्याल में ये टॉपिक पढ़ चुके हैं तलहा। तलहा बेटा अपनी हैंड फ्री ठीक करें बच्चे, मैंने बता दिया है। जी मेरी जान, मुझे क्लियर का कमेंट करके बता दिया करें। लेक्चर के एंड पे अपना फीडबैक जरूर सबमिट करवाया करें। मेरी कोशिश तो पूरी मेरा बेटा यही होती है कि अपना 100% परफॉर्म करके आप लोगों का जो टॉपिक है उसमें दूर दूर तक आपको कोई मसला कन्फ्यूजन ना रहे। कोशिश तो यही होगी कि ये फिजिक्स आपके लिए बोरिंग ना हो, बाकी जैसे अल्लाह को मंजूर इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है, शर्त होती है कि बेटा प्लीज़ 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 ड्यूरिंग द लेक्चर आपका ध्यान सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों बेंड होती हैं, जब उसको डिस्टॉर्शन मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब किया जाएगा। जी जनाब साइड पे हो गया, कितना साइड पे करना पुत्र। अच्छा मेरी जान, जज़ाकल्लाह फैज़ान बेटा, बहुत शुक्रिया। बुक इज द बेस्ट हेल्पिंग मटेरियल जब सरफेस एरिया पैरेलल हो। जी जनाब बिल्कुल ठीक कहा उस्मान, उस वक्त वेक्टर एरिया उसके परपेंडिकुलर आ रहा होगा, और जब परपेंडिकुलर 90 का एंगल पुट करोगे कॉस के साथ तो आंसर जीरो आएगा दोनों केसेस में। अच्छा तलहा बेटा, पुराने प्रीवियस लेक्चर्स आप मेरी प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको वीडियोस में जाके टॉपिक वाइज सारे लेक्चर मिल जाएंगे, तो टाइम निकाल के मेरा बेटा उनको ज़रूर एक दफ़ा सुनिएगा ताकि टॉपिक समझने में आपको मसला ना हो। जी बेटा सारे टॉपिक ही मज़ेदार हैं, डोंट वरी, और इनको मज़ीद इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह कोशिश तो होगी मैं बनाऊंगा, जैसे बाकी अल्लाह का मंजूर। मेरा बेटा अगर आपके पास नॉट पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, ई ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, ए आपके पास किसी इसी तरह डायरेक्शन में आ जाए तो उस वक्त हम देखते हैं कि कौन सा वेक्टर का कौन सा अफेक्टिव कंपोनेंट, जैसे कि हम बात करते हैं ना मेरा बेटा कौन सी फोर्स अफेक्टिव है, तो यहाँ पे इसका एक्स कंपोनेंट ए कॉस थीटा इसके साथ अफेक्टिव है, और फिर ए और ए के दरमियान जो एंगल है वो डिपेंड करता है, मैटर करता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। जज़ाकल्लाह सुमैया बेटा। मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तलहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जज़ाकल्लाह मेरा पुत्र। चलें जी
गुड हो गया, सब कुछ समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है मेरी जान। तो हम आप लोगों का जो टेस्ट है उसको स्टार्ट कर देता हूँ।